हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मंटू सर। आज मैं आपके लिए 12वीं कक्षा का जो हिंदी का किताब है उसमें मैं आपके लिए गद्य खंड से चौथा चैप्टर जिसका नाम है अर्धनारीश्वर अर्धनारीश्वर पाठ का सारांश मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि अर्धनारीश्वर जो है वो एक लेख है। क्या है? अर्धनारीश्वर एक लेख है, याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं कि कौन सा चैप्टर क्या है। तो अगर आपने 3 चैप्टर का वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि पहला चैप्टर है बातचीत, जो कि एक ललित निबंध है। दूसरा चैप्टर है उसने कहा था, जो कि आपका कहानी है। तीसरा चैप्टर है आपका संपूर्ण क्रांति, जो कि एक भाषण है। और चौथा चैप्टर का मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिसका नाम है अर्धनारीश्वर, जो कि एक लेख है। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके ऑब्जेक्टिव के लिए हैं, याद रखिएगा। तो अर्धनारीश्वर पाठ का सारांश देखिए। अर्धनारीश्वर पाठ को लिखने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, याद रखिएगा। कौन? रामधारी सिंह दिनकर जी। इनको छायावादोत्तर युग का कवि कहा जाता है, ये भी बात याद रखिएगा। इनके थोड़ा जन्म और निधन का भी बात कर लिया जाए तो जन्म 23 सितंबर 1908 बेगूसराय बिहार में हुआ था। जन्म कब? 23 सितंबर 1908, याद रखिएगा। और मृत्यु आपका 24 अप्रैल 1974। मृत्यु कब? 24 अप्रैल 1974। और रचना है, रचना का मैं एक वीडियो ट्रिक के साथ अपलोड करूंगा, क्योंकि वहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके आने ही वाले हैं। तो रचना में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ यहाँ पर। उर्वशी, रश्मि, रथी, रेणुका, प्रणभंग, कुरुक्षेत्र, याद रखिएगा। तो अब चलते हैं पाठ का सारांश की ओर, क्योंकि जो मैंने अभी बताया वहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। एक वीडियो मैं ज़रूर रचना का ट्रिक के साथ बनाऊंगा और जल्द ही वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा एग्ज़ाम देने से पहले। तो चलिए, अर्धनारीश्वर पाठ जैसा कि मैंने बताया एक लेख है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्धनारीश्वर नाम में ही है कि अर्धनारीश्वर यानी कि आधा पुरुष और आधा ईश्वर का, यानी कि पुरुष का मेल। तो इससे रामधारी सिंह दिनकर जी क्या बताना चाह रहे हैं, तो चलिए समझते हैं। अर्धनारीश्वर निबंध राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। देखिए, राष्ट्र कवि की बात अगर की जाए तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं द्वारा रचित एक प्रेरक निबंध है। अर्धनारीश्वर दिनकर जी का एक प्रिय मिथकीय प्रतीक है। अर्धनारीश्वर में दिनकर अपना मनचित आदर्श निरूपित होते देखते हैं। जीवन भर यह दिनकर का आदर्श बना रहा। उनकी संवेदना, देखिए संवेदना का मतलब क्या होता है? दुख सुख, ठीक है, ये आपका संवेदना हो गया। भावबोध और काव्य संस्कार पर इसका गहरा असर है। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का काल्पनिक रूप है। आप लोग बिल्कुल ज़रूर तस्वीर में देखे होंगे कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती जी का काल्पनिक रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। अब इसको समझते हैं बढ़िया से। एक ही मूर्ति की 2 आँखें, एक रसमयी और दूसरा विकराल। एक ही मूर्ति की 2 भुजाएं, एक त्रिशूल उठाए और दूसरी की पहुँची पर चूड़ियाँ। एवं एक ही मूर्ति के 2 पाँव, एक जरीदार साड़ी से आवृत और दूसरा बांधवर से ढका हुआ। यह कल्पना निश्चय ही शिव और शक्ति के बीच पूर्ण समन्वय दिखाने के लिए रची गई है। आप लोगों ने जरूर सुना होगा, शिव ही शक्ति है, बिना शक्ति के शिव अधूरे हैं। दिनकर जी अर्धनारीश्वर निबंध के माध्यम से यह बताते हैं कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है। मेन मुद्दा आपका यही है, ये कहना क्या चाह रहे हैं। जैसा कि शुरू से ही आ रहा है कि दिनकर जी अर्धनारीश्वर निबंध के माध्यम से यह बताते हैं कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है। उनमें एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। नरों में नारियों के गुण आए तो इसमें उनकी मर्यादा छीन नहीं होती, बल्कि उसकी पूर्णता में वृद्धि होती है। दिनकर जी को यह रूप कहीं देखने को नहीं मिलता, इसलिए वे दुखी हैं। उनका मानना है कि संसार में सर्वत्र पुरुष और स्त्री हैं। वे कहते हैं कि नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसकी नारीत्व में बट्टा लगेगा। इसी प्रकार पुरुष समझता है कि स्त्रियोचित गुण वह अपनाकर स्त्रैण हो जाएगा। इस विभाजन से दिनकर जी दुखी है। यही नहीं, भारतीय समाज को जानने वाले 3 बड़े चिंतकों रविंद्रनाथ, प्रेमचंद्र और प्रसाद के चिंतन से भी दुखी हैं। दिनकर मानते हैं कि यदि ईश्वर ने आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा नहीं किया होता तो हम कौन होते हैं आपसी गुणों को बांटने वाले। वे नारी के पराधीनता का संक्षिप्त इतिहास बताने के संदर्भ में कहते हैं कि पुरुष वर्चस्ववादी तरीके अपनाकर नारी को गुलाम बना लिया है।
जब मानव जाति ने कृषि व्यवस्था का आविष्कार किया जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा, यहाँ से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई। देखिए, जब यहाँ पर दिनकर जी क्या करे, जब मानव जाति ने कृषि व्यवस्था का आविष्कार किया जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा, यहाँ से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई। नारी पराधीन होकर अपने समस्त भूल गई और उसे यह लगने लगा कि मेरा अस्तित्व पुरुष को होने को लेकर के है। समाज ने भी नारी को भोग्य समझकर इसका खूब उपयोग किया। वे कहते हैं कि इनके बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर बात करते हैं, दिनकर जी ये कहना चाह रहे हैं कि पुरुष और स्त्री बिल्कुल समान हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं। और जब से मानव जाति ने कृषि व्यवस्था का आविष्कार किया, यहीं से बहुत ज़्यादा ही मतभेद शुरू हो गया। और आज के समय में तो आप और हम बिल्कुल जानते हैं कि हर क्षेत्र में महिलाएं, लड़कियां, हर क्षेत्र में पुरुष और लड़कों की बराबर हिस्सेदार है। तो ये आप अर्धनारीश्वर पाठ का आपने सारांश समझा कि यहाँ पे दिनकर जी क्या बताना चाह रहे हैं कि पुरुष और स्त्री बिल्कुल समान हैं, उनमें एक एक गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। नरों में नारियों के गुण आए तो इसमें उनकी मर्यादा हीन नहीं होती है। और जो मैंने ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बताया है कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908। कब? 23 सितंबर 1908। मृत्यु आपका 24 अप्रैल 1974। याद रखिएगा। रचना भी बेहद इंपॉर्टेंट है। प्रणभंग, रेणुका, उर्वशी और संस्कृत के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपका अर्धनारीश्वर पाठ का सारांश है जो कि अब एक के एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप फिर से एक बार बढ़िया से इसे सुन लीजिएगा और एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ओके, धन्यवाद।